हेलो गाइस। बेटा 12th स्टूडेंट्स, बेटा हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पढ़े। अब बारी है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को काउंट करने का। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में घुस रहे हैं बेटा। अब 90% सॉल्यूशन ये जो चैप्टर है हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस न्यूमेरिकल वेरियस रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, ध्यान दे बेटा। अब देखिए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में मैं 2 प्रॉपर्टीज की बात करूंगा बेटा। एक वेपर प्रेशर, ध्यान देना, वेपर प्रेशर, और सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट। बड़ी 2 प्रॉपर्टीज को पहले काउंट कर लेना, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, पढ़ना है भाई, पढ़ना है। वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान देना बेटा। तो ये वेपर प्रेशर क्या बला है, थोड़ा देख लीजिए इस पे। तो देखो बेटा ये एक सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं भाई मैं, लिक्विड सॉल्यूशन। ओके गाइस, ये सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान देना बेटा। पहले मैं बात कर रहा हूं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर नोट्स बनाना है आपको। तो वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रहे हैं बेटा हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर समझा रहा हूं मैं आपको, वह ठंड रख। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके बेटा, कोई भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, या 60 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। ओके गाइस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर which exerted by vapor molecule on the surface of liquid, on the surface of liquid known as वेपर प्रेशर। ओके गाइस, ये है बेटा वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। लेकिन बेटा वेपर प्रेशर कब काउंट करते हैं, ये बात, ये पहले डेफिनेशन आप लिख दिए। वेपर प्रेशर, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर विच एक्सर्टेड बाय, डेवलप बाय वेपर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड नोन एज वेपर प्रेशर। अब देखिए बेटा आपका कोई भी लिक्विड है, चलो सपोज वाटर मान लो आप। वाटर एक लिक्विड है, पता है आपको। अब बेटा वाटर आपने रूम टेम्परेचर पे वाटर को रख दिया, मतलब फर्श पे आपका पानी गिर चुका है। तो आप 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स बाद आ रहे हैं, तो आपको वहां मतलब जो वाटर है बेटा वो रिमूव, वाटर गायब हो चुका है। मीन्स किस फॉर्म में आ गया, वो वेपर फॉर्म में रिमूव हो चुका है। मीन्स बेटा याद रखना, अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर आपको मैं पूछूं कि वाटर वेपोराइज कब होता है, देखो वाटर बॉइल्ड कब होता है बेटा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। वाटर बॉइल्ड कब होता है, वाटर में बॉइलिंग कब होगी, वाटर एक लिक्विड है। तो आपका आंसर क्या है बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर बॉइल्ड होता है। प्योर वाटर की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं अगर आपको ऐसे पूछूं कि वाटर वेपोराइज कब होता है, तो अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर वेपोराइज होना शुरू हो जाता है बेटा, अबव 4 से ही। ओके गाइस, क्योंकि बिलो 4 वाटर फिर फ्रीजिंग में जाने लगता है बेटा। तो अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर मॉलिक्यूल वेपोराइजेशन शो करने लगते हैं। तो बेटा याद रखिए, आप 1 ग्लास वाटर रूम टेम्परेचर पे भी रख देते हो, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो वाटर की क्वांटिटी कम हो रही है बेटा। धीरे धीरे वाटर कम होगा। आपका एक जनरल प्रैक्टिकल है यार, वाटर की क्वांटिटी कम हो रही है। 1 ग्लास वाटर को आपने घर में रख दिए और ओपन छोड़ दिए बेटा, तो आप देखेंगे कि यार वो जो 1 ग्लास वाटर है धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी अपने आप ही कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि वाटर वेपर फॉर्म में रिमूव हो रहा है। ओके गाइस, तो बेटा आप किसी भी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर आप किसी भी टेम्परेचर पे काउंट कर सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। अब ये टेम्परेचर को क्यों कांस्टेंट किया गया है, तो चलो बेटा मेरा 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है।
टू 98 केल्विन। ओके बेटा, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने एक लिक्विड या सपोज वाटर यहाँ रख दिए, ठीक है गाइस। अब बेटा देखेंगे कि ये जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स है, सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, ये वेपर फॉर्म में यहाँ आने लगते हैं। किसकी सरफेस पर? लिक्विड की सरफेस पर। सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर वेपर फॉर्म में आने लगेंगे। देखो किसकी सरफेस, किसके ऊपर बेटा? ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसकी सरफेस पर ये वेपर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। लिक्विड की सरफेस पर ये वेपर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और वेपर मॉलिक्यूल के कारण जो प्रेशर डेवलप होगा, वेपर मॉलिक्यूल के कारण जो प्रेशर डेवलप, वेपर मॉलिक्यूल्स है बेटा, दे आर वेपर मॉलिक्यूल। ओके गाइस, वेपर मॉलिक्यूल, वेपर के मॉलिक्यूल हमेशा लिक्विड के ही मॉलिक्यूल होंगे बेटा। लिक्विड के जो सरफेस के, एक बात याद रखना, जो वेपोराइजेशन है, जो इवेपोराइजेशन है, वो एक सरफेस फिनोमिना है। एक नोट करके कहीं भी लिख देना बेटा, नोट करके कहीं भी लिख देना, यही लिख देते हैं, इवेपोराइजेशन इज द सरफेस फिनोमिना। नोट करके लिख दो बेटा, सरफेस फिनोमिना मीन्स बेटा जो फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे आप तो केवल सरफेस के मॉलिक्यूल, सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल या सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी किस फॉर्म में आएंगे बेटा? वेपर फॉर्म में आएंगे। और वेपर फॉर्म में आएंगे तो लिक्विड के ऊपर या सॉल्यूशन के ऊपर या लिक्विड के ऊपर ये वेपर मॉलिक्यूल्स बेटा प्रोड्यूस होंगे, वेपर मॉलिक्यूल्स वहां डेवलप होंगे, ठीक है, ड्यू टू इवेपोराइजेशन प्रोसेस। और उस वेपर मॉलिक्यूल के कारण जो प्रेशर, लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर डेवलप होगा, दिस कॉल्ड वेपर प्रेशर। याद रखना बेटा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे काउंट किया जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर अलग होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर अलग होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर अलग होगा। और याद रखना, जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सुन लो, जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा जो लिक्विड मॉलिक्यूल है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अधिक से अधिक सरफेस के मॉलिक्यूल, अधिक से अधिक सरफेस के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर वेपर मॉलिक्यूल फॉर्म में आएंगे। तो बेटा लिक्विड की सरफेस पर जो वेपर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, ये वेपर मॉलिक्यूल्स, लिक्विड की सरफेस पर जो वेपर मॉलिक्यूल आए हैं, उसके कारण जो एक्सर्टेड या डेवलप प्रेशर होगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा? आप वेपर प्रेशर बोलेंगे। ओके गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, अच्छे समझना है बच्चे, ठीक है। तो याद रखना बेटा, इवेपोराइजेशन इज द सरफेस फिनोमिना, इसको जरूर याद रखना। इवेपोराइजेशन क्या है बेटा? एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। सरफेस के मॉलिक्यूल ही वेपर फॉर्म में आते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, और उस वेपर मॉलिक्यूल मतलब गैस के मॉलिक्यूल हो गए। वेपर मींस गैस है यार, ओके, वेपर मॉलिक्यूल मींस गैस के मॉलिक्यूल हो गए। तो गैस के मॉलिक्यूल के कारण जो प्रेशर या वेपर मॉलिक्यूल का जो प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर डेवलप होगा, दिस कॉल्ड वेपर प्रेशर बच्चे। ओके गाइस, अब बेटा और बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वेपर प्रेशर काउंट कब करते हैं? वेपर प्रेशर के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए बेटा। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों? वो कांस्टेंट टेम्परेचर आपको 25 हो सकता है, आपका 30 हो सकता है, वो आपका 40 हो सकता है, आपका 100 हो सकता है, एनीवे कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रखना बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखा जाता है? और वेपर प्रेशर किस कंडीशन में काउंट करते हैं आप? जब बेटा लिक्विड, ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, देखो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ध्यान दे बच्चे, ये लिक्विड मॉलिक्यूल है बेटा, दिस है लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये है बेटा वेपर मॉलिक्यूल। जब लिक्विड मॉलिक्यूल और वेपर, जब लिक्विड फेज और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में हो, मतलब जिस रेट से लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज होता है, उसी रेट से वेपर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आती है, तब जाके उस कंडीशन में हम लोग वेपर प्रेशर काउंट करते हैं। वो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है जिसको आप लोग कांस्टेंट टेम्परेचर करोगे। जैसे अगर मैं बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर काउंट करना है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा काहेगा बेटा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड फेज और वेपर फेज में एक इक्विलिब्रियम आ जाए। ओके, तो एक बात और बेटा, नोट नंबर ये 1 हुआ, नोट नंबर 2 लिख दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेपर प्रेशर काउंट when at constant temperature liquid and
वेपर, लिक्विड एंड वेपर फेज फाउंड इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तब काउंट करते हैं बेटा। तो इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने 11 में पढ़े हो बेटा कि जो इक्विलिब्रियम फेज है ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसलिए याद रखना वेपर प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही काउंट किया जाता है। वो कांस्टेंट टेम्परेचर डिजायरेबल हो सकता है, आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे आप वेपर प्रेशर काउंट कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा अधिक से अधिक लिक्विड के मॉलिक्यूल कहाँ आएंगे बेटा, वेपर फॉर्म में आएंगे। और याद रखना कि जो प्रेशर है प्रोपोर्शनल टू एन होता है। एन क्या है बेटा, गैस के मॉलिक्यूल, या एन क्या है बेटा, वेपर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो गैस के वेपर मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल जैसे बिहेवियर करते हैं, याद रखना वेपर मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल के लाइक बिहेवियर करते हैं। तो बेटा जब नंबर ऑफ एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल। जब नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। और नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल कब बढ़ेगा बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। किसके ऊपर बढ़ेगा, लिक्विड के सरफेस पर, सॉल्यूशन के ऊपर कुछ वेपर्स आएंगे, उनके कारण जो प्रेशर डेवलप होगा, एक्सर्टेड होगा, दिस कॉल्ड वेपर प्रेशर। ओके गाइस, तो बेटा वेपर प्रेशर के बारे में ये तो हुआ बेटा डेफिनेशन। और वेपर प्रेशर आप कब काउंट करते हैं, वेपर प्रेशर काउंट व्हेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिक्विड एंड वेपर फेज फाउंड इन इक्विलिब्रियम। मीन्स बेटा जिस रेट से आपका लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होता है, उसी रेट से वेपर लिक्विड में कंडेंस होते रहता है, तब जाके उस कंडीशन में हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर काउंट करते हैं। बेटा मैं हर चीज़ को डिटेल समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको नेचर पता है, मैंने आपको 11 पढ़ाया हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं ड्रॉपर्स को नहीं पढ़ा रहा हूँ। ड्रॉपर्स को पढ़ाने के लिए ये सब नहीं चाहिए, मुझे सड़ से आगे बढ़ना है। मुझे आपको फ्रेशर से ड्रॉपर बनाना है, ड्रॉपर की रेंज में लाना है। तो बेसिक से बेटा हमको हाई जाना पड़ेगा। ओके गाइस, और छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है बेटा, तब जाके आपके न्यूमेरिकल्स अपने आप क्लियर होते हैं। अब ध्यान देना बेटा, चलिए हो गया। अब ये पॉइंट उतार लिया आपने, डेफिनेशन उतार लिया आपने, छाप लिया, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। 2 नोट याद रखना, जो इवेपोराइजेशन है बेटा एक सरफेस फिनोमेना है, और वेपर प्रेशर आप कब काउंट करेंगे, ठीक है, जब वेपर फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम हो। इसलिए टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा बेटा, कांस्टेंट। क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर में थोड़ा सा भी डेविएशन किए बेटा, थोड़ा सा भी चेंजेस किए, तो उस टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो काउंटेबल नहीं होगा। ओके गाइस, अब बात करेंगे बेटा हम लोग दूसरी, थर्ड नोट, मेन पॉइंट से बेटा वेपर प्रेशर का डेफिनेशन याद रखना आप। ठीक है, थर्ड नोट में एक और लिखवा रहा हूं बेटा, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। ओके गाइस, 2 फैक्टर, एक बेटा टेम्परेचर। ठीक है बेटा, जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे, देखिए यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अधिक से अधिक सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में आएंगे, और वेपर फॉर्म में आएंगे तो वेपर प्रेशर, वेपर मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ेंगे, वेपर मॉलिक्यूल नंबर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सिंपल है, तो टेम्परेचर। ओके गाइस, और सेकेंड बेटा लिक्विड ऑफ नेचर, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब अगर कोई डेंस लिक्विड है, अब डेंस लिक्विड है तो मॉलिक्यूल को वेपर फॉर्म में लाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, और थिन लिक्विड है, पतला लिक्विड है, तो उसके मॉलिक्यूल इजीली वेपर फॉर्म में आएंगे। अगर बेटा कोई लिक्विड है, लिक्विड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो उसको वेपर फॉर्म में लाने के लिए उसी टेम्परेचर पे, उसी, देखो अगर एक लिक्विड है, ठीक है बेटा, जिसमें वेपर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, और एक दूसरा लिक्विड है जिसमें वेपर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कम है। ओके गाइस, तो बेटा जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो इजीली वेपर फॉर्म में लिक्विड के सरफेस पे आएंगे, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो डिलेड वेपर फॉर्म में आएंगे। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उनका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिन लिक्विड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कम है वो अधिक मात्रा में, हाई क्वांटिटी में वेपर फॉर्म में आएंगे। ओके गाइस, तो बेटा ये 2 फैक्टर्स है, दिस आर 2 फैक्टर विच डन इफेक्ट ऑन
वेपर प्रेशर। चलो, तो वेपर प्रेशर के बारे में इतनी जानकारी हमने ले ली है। ओके गाइस, ठीक है। चलिए बेटा, छाप लीजिए इसे एक बार। ओके, ठीक है। अब बेटा मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाँ, तो बेटा कोई भी लिक्विड अगर वाटर की बात करूं तो कब वो वेपोराइज होता है, कब वो इवापोराइजेशन शो करता है, तो अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी टेम्परेचर पे वो वेपोराइजेशन शो कर सकता है। लेकिन जब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ेगा तो वेपर मॉलिक्यूल्स के नंबर भी बढ़ेंगे, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। बेसिक चीज़ों को समझना है। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। अब बात कर रहा हूं मैं बॉइलिंग पॉइंट का। बेटा ध्यान देना अच्छे से। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट बड़ा जाना पहचाना टर्म है आपके लिए, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं बेटा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा बॉइलिंग पॉइंट को कैसे समझा रहा हूं मैं, ठीक है, समझना। तो बेटा ये आपका ये सॉल्यूशन है, ध्यान देना। सॉल्यूशन के ऊपर ये सरफेस है जहां क्या आने वाले हैं बेटा, वेपर मॉलिक्यूल। ओके गाइस, और बेटा आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना काउंट करते हैं बेटा, 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर। ओके गाइस, अब देखिए बेटा, चलो वाटर से हम लोग यहाँ डेफिनेशन किसी भी लिक्विड से वाटर से दे रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब ध्यान देना बेटा, जब आप टेम्परेचर राइज, ये लिक्विड है बेटा, वाटर है मान लो। अब जब आप यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अभी रूम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे हमारा वाटर है। जब आप देखो रूम टेम्परेचर पे यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल है, रूम टेम्परेचर पे भी यहाँ लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स है। ओके गाइस, जब आप टेम्परेचर राइज करोगे बेटा, जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो धीरे धीरे अधिक से अधिक जो लिक्विड मॉलिक्यूल है किस फॉर्म में आएंगे बेटा, वेपर फॉर्म में आएंगे। और टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर आप रूम टेम्परेचर जो 25 से 35 होता है उससे ऊपर ले गए, चलो 40 ले गए तो अधिक वेपर मॉलिक्यूल्स आ गए। 50 में और वेपर मॉलिक्यूल्स आएंगे, 60 में और वेपर्स मॉलिक्यूल आएंगे फॉर एग्जांपल, और 70 में नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स और बढ़ेंगे। नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर है। अब ध्यान दो फिर से एक बार, चलो आपका वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो यार 25 वेपर मॉलिक्यूल्स है। मान ले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वाटर है, मुझे रूम टेम्परेचर पे, और मान लो, मानने में कोई दिक्कत है क्या भाई, मान लो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ 25 वेपर मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर बॉइल्ड हो रहा है क्या बेटा, क्यों नहीं हो रहा है अभी देखेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की सरफेस पर 25 वाटर वेपर मॉलिक्यूल है। आप टेम्परेचर बढ़ाओ 25 से 30 करो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे। तो सपोज 30 वेपर मॉलिक्यूल आ गए किस पर बेटा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 30 से 50 कर दिया आपने टेम्परेचर, तो 50 वेपर मॉलिक्यूल आ गए। लेकिन अभी वाटर बॉइल्ड हो रहा है क्या, क्योंकि आपको तो पता है कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल्ड होता है, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। आप आपने 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, 50 से 80 कर दिया, तो और वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। मान लो 80 वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, समझाने का तरीका है भाई, ठीक है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 80 वेपर मॉलिक्यूल्स आ गए। 90 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दिया आपने टेम्परेचर, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए, तो 90 वेपर मॉलिक्यूल्स आ गए। लेकिन अभी भी आपका वाटर बॉइल्ड नहीं हो रहा है। लेकिन वाटर बॉइल्ड कब होता है बेटा, मान लो 100 वेपर मॉलिक्यूल, सपोज 100 वेपर मॉलिक्यूल, द प्रेशर ऑफ 100 वेपर मॉलिक्यूल, द प्रेशर ऑफ 100 वेपर मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर ऑफ 100 वेपर मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक मैंने स्केल बना दिया अभी आपको समझाने के लिए। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा 90 पे 90 वेपर मॉलिक्यूल आ गए। अब आपने टेम्परेचर जैसे 100 किया बेटा, तो 100 किया तो 100 वेपर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और 100 वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर किसके इक्वल हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। 100 वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर कितना होगा, किसके इक्वल हुआ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ। तो यहां बेटा बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके गाइस, क्या स्टार्ट होगी बेटा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो वाटर 100 पे क्यों बॉइल्ड होता है,
क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है बेटा? वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ओके गाइस, तो याद रखना बेटा इस बात को कि जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो इधर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑन दिस टेम्परेचर। तो क्या है बेटा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या आई? देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? दोज टेम्परेचर in which the vapor pressure, those temperature in which the vapor pressure of any liquid, vapor pressure of any liquid equal to atmospheric pressure called boiling point of liquid solution बोलो या liquid बोलो, boiling point of solution, liquid solution। तो बड़ा ऐसा टेम्परेचर जिस पर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, वेपर प्रेशर लिखना बेटा यहां, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा आपने बचपन से सुने हो कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल्ड होता है। ओके गाइस, इसका मतलब दिमाग में आपकी घंटी बज गई कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब बेटा मान लो बेंजीन है, बेंजीन एक लिक्विड है, वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है, लिक्विड बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसके इक्वल हो जाता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ओके गाइस, तो ये बेटा थ्योरी आपको क्लियर करना है। तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट याद रखिए, और याद रखना बेटा दोज टेम्परेचर इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके बेटा, समझ में आ गया? चलो अच्छे से कर लो, छाप लो। तो ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़े, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर पे। अगर वेपर प्रेशर आ गया, रिक्वायर्ड वेपर प्रेशर आ गया, इतना वेपर प्रेशर आ गया कि वो किसके इक्वल हो जाए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा याद रखना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, लिक्विड के वेपर प्रेशर पे, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके गाइस, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो, ठीक है, छाप लो इसे। तो राउल्स लॉ किससे रिलेटेड है बोलिए? वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो बेटा राउल्ट लॉ क्या है समझना बेटा। देखिए बेटा, तो प्रैक्टिकल बात कर, राउल्ट लॉ हम लोग दो टाइप के सॉल्यूशन के लिए राउल्ट लॉ पढ़ेंगे बेटा। पहले इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूं। राउल्ट लॉ 2 टाइप के सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे। ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट में कोई सॉलिड डाले हो। सॉलिड कैसा बेटा? नॉन वोलेटाइल। राउल्ट लॉ फॉर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। ध्यान दें बेटा, राउल्ट लॉ पढ़ेंगे फॉर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड, आपको मालूम है लिक्विड हमेशा ओलेटाइल होते हैं, लिक्विड ही तो ओलेटाइल होते हैं, सॉलिड ओलेटाइल होता है क्या भाई? नहीं। तो राउल्ट लॉ फॉर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड क्या है बेटा? यहाँ सॉल्वेंट है। लिक्विड क्या है बेटा? यहाँ सॉल्वेंट है। और सॉलिड क्या है बेटा? यहाँ सॉल्यूट है। ओके गाइस, याद रखना। तो राउल्ट लॉ फॉर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, और सेकेंड जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बेटा, राउल्ट लॉ फॉर, ये सब जनरल हेडिंग डाल दो आप, फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। मीन्स बेटा ऐसे सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे जिसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है।
मीन्स वाटर में आपने एथेनॉल डाल दिए, वाटर में आपने एसिटिक एसिड डाल दिए, दोनों लिक्विड है। तो राउल्ट आर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट आर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। तो बेटा पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर बेटा आपको 12 बोर्ड एग्जाम में केवल राउल्ट पूछ रहा है, केवल राउल्ट कोई कंडीशन नहीं दे रहा है, तो आपको ये जो फर्स्ट कंडीशन वाला ही राउल्ट लिखना है, और यही पूछता है हमको बोर्ड एग्जाम्स में। राउल्ट आर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन मीन्स ऐसा सॉल्यूशन इसमें लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉल्यूट फॉर्म में हमने सॉलिड मिक्स किए। ओके बच्चे, ध्यान दे बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलने का कुछ कमेंट वमेंट किया करो यार, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और वंस मोर एक लेक्चर और दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है बेटा, अब इंटर रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, अब ऐसे ही कर रहे हैं, ध्यान दे बच्चे। तो बेटा पहली कंडीशन में राउल्ट आर दोनों उतार लिए थे बेटा हमने, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में राउल्ट क्या बोलता है? राउल्ट है किससे रिलेटेड? वेपर। राउल्ट रिलेटेड टू काउंट वेपर प्रेशर। किससे रिलेटेड है बेटा? ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को काउंट करना है तो आप राउल्ट लॉ से काउंट करेंगे। दो कंडीशन में आप राउल्ट लॉ पढ़ेंगे, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन के लिए और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो पहले इसके लिए यही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए 12 बोर्ड एग्जाम में, फिर सेकेंड वाला भी पढ़ेंगे आफ्टर सम टाइम। ओके गाइस, ध्यान दे बेटा, इधर समझ। चलिए मैं आपको किचन में ले जा रहा हूँ। किचन में चले जाओ भाई, गर्ल्स तो जाती ही है एंड बॉयज़ आप भी चले जाओ बेटा, किचन में जाओ। तो आपने देखे होंगे बेटा कि चलो आपका आपने चाय बना रहे हैं आप, ठीक है, या दाल बना रहे हैं आप। ओके बेटा, चलो चाय बना रहे हैं आप और चाय बॉइल्ड हो गई। चाय बॉइल्ड हो गई मीन्स जो चाय है लिक्विड है उसके ऊपर जो वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तब तो बॉइलिंग हो रही है भाई। तो बेटा मान लो चाय बॉइल्ड हो रही है, अब आपको कुछ सूझ नहीं रहा है उस समय, तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा पानी डाल देते हो, तो चाय जो बॉइलिंग है वो शांत हो जाती है, बॉइलिंग थोड़ी रुक जाती है, उसका जो बॉइलिंग है वो शांत हो जाता है। या फिर आपको कुछ नहीं, जो आपने चलो चाय में उस समय चीनी डाल दी है, उस समय आपने शक्कर डाल दिया बेटा, तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी, फिर आफ्टर सम टाइम फिर बॉइल्ड होने लगेगी। तो आप क्या देख रहे हैं? और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि चाय बॉइल्ड हो रही है, दाल बॉइल्ड हो रही है, तो आप चम्मच ही डाल दो, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी। क्यों? याद रखना बेटा, आप जब भी कुछ बॉइलिंग के समय जब भी कुछ डाल रहे हैं, या तो आप शक्कर डाल रहे हैं या नमक डाल रहे हैं, ओके गाइस, या वाटर डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, शक्कर या नमक डाल रहे हैं, तो आपने क्या डाले हैं बेटा? सॉलिड डाले हैं, ठीक है, या वाटर भी डाल दिए, तो इसका मतलब उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए वो जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग प्रोसेस रुक जाएगी, वो शांत हो जाएगा बेटा। आपने देखे ये, देखे या नहीं देखे? हाँ बोलना। ओके, तो बेटा इसका मतलब आपने जब बॉइल्ड करता हुआ कोई लिक्विड है उसमें थोड़ा सा साल्ट डाल दो, नमक डाल दो, शक्कर डाल दो, मैं किचन में घुसा रहा हूँ आपको, या कुछ नहीं तो चम्मच ही डाल दो, 2 मिनट के लिए, 2 सेकेंड के लिए बॉइलिंग शांत हो जाएगी। इसका मतलब आपने वेपर प्रेशर को कम कर दिया है। किसके कंपेयर में? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में वेपर प्रेशर कम कर दिया। अगर बेटा आपने शक्कर डाले, साल्ट डाले, नमक डाले, टेबल साल्ट डाले बॉइलिंग के समय, तो शांत हो जाएगा। देखिए आपने, इसका मतलब वेपर प्रेशर को आपने कम कर दिए हैं। ओके, किसके कंपेयर में? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपेयर में कम कर दिए हैं। ओके गाइस, याद रखना इस बात को। तो बेटा याद रखना, ये जो शक्कर या नमक या चम्मच कुछ भी आपने हड़बड़ी में डाल दी उस समय कि वो बाहर ना आए, ओके, तो इसका मतलब है आपने नॉन ओलेटाइल सॉल्यूट डाले। क्या डाले बेटा? ये जो सॉलिड है या जो सॉल्यूट है ये नॉन ओलेटाइल है, ध्यान देना बेटा, नॉन ओलेटाइल, जो इवेपराइजेशन शो नहीं करता। तो क्या बोलता है बेटा हमारा राउल्ट लॉ? ठीक है, तो राउल्ट लॉ नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 फॉर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड या सॉल्यूट के फॉर्म में डालें, और जो सॉलिड होता है बेटा, जो सॉलिड होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। तो ध्यान देना, मैं समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको लेंदी लग रहा है ना, लगने दे, आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा, मेरी गारंटी है। ध्यान दे बेटा, क्योंकि रटना नहीं है भाई, हम लोग रट के ही सब कुछ करना चाहते हैं, गलत बात है ये, ठीक है, समझो। चलिए बेटा, ये बेटा प्योर वाटर है,
दिस इज अ प्योर वाटर। अभी राहुल दे रहा हूं मैं आपको, प्योर वाटर है। ओके गाइस, प्योर वाटर मीन्स प्योर सॉल्वेंट, समझना बेटा, प्योर वाटर मीन्स प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। सपोज आपको मालूम बेटा कि जो वेपोराइजेशन है ये सरफेस फिनोमिना है, वेपोराइजेशन इज द सरफेस फिनोमिना। तो बेटा अभी आपका जो वाटर है प्योर वाटर मीन्स प्योर सॉल्वेंट, अभी मैं इसको सॉल्यूशन नहीं बनाया, अभी केवल प्योर सॉल्वेंट है मीन्स लिक्विड। अब लिक्विड में क्या डालूंगा बेटा, कोई सॉल्यूट, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं, ग्लूकोज डाल दूं, यूरिया डाल दूं, नमक डाल दूं, शक्कर डाल दूं, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मुझे डालना है। लेकिन मैं यहाँ जो आपको स्टोरी बना रहा हूँ ताकि राहुल आपको समझ में आए, समझना, ठीक है बेटा। प्योर वाटर है, ओके। अभी प्योर वाटर की स्टोरी समझ ले बेटा। तो बेटा मान लो सपोज सरफेस पर 100 वाटर मॉलिक्यूल है। सरफेस पे क्या है बेटा, 100 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। मान लिए सरफेस पर बेटा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, सरफेस पे 100 वाटर मॉलिक्यूल है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अभी वाटर है आपका, तो बेटा सरफेस के 25 वाटर मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में आएंगे। 25 पे 25 आ रहे हैं, ओके, क्योंकि देखो ध्यान ना, अब जब टेम्परेचर, आपको मालूम वाटर बॉइलिंग कब करता है बेटा, वाटर बॉइलिंग कब करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ध्यान देना, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो आपको मालूम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बॉइल करने लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, सरफेस पर कितने वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सरफेस के 100 वाटर मॉलिक्यूल 100 वेपर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आ जाएंगे सरफेस के, फिर नीचे के आएंगे, फिर नीचे के आएंगे, प्रोसेस चलते रहती है, ओके। सरफेस के क्या बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, हड़बड़ी कर रहा हूं, धीरे से। सरफेस पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान देना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सरफेस के 100 वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में आ गए बेटा, वेपर फॉर्म में आ गए। और 100 वेपर मॉलिक्यूल, 100 वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर किसके इक्वल है बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। अभी मैं किसकी स्टोरी सुना रहा हूं आपको, जब प्योर वाटर को आप बॉइल कर रहे हैं, अभी आपने सॉल्यूशन नहीं बनाए हैं, समझना बेटा। तो थ्योरी कहाँ से, कुछ चीज़ मान लो ताकि आपको थ्योरी क्लियर हो, आपको रूल समझ में आए। तो बेटा फिर से प्योर वाटर है, मान लो कि सरफेस पर वाटर के 100 मॉलिक्यूल है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 100 वाटर मॉलिक्यूल 100 वेपर मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ गए। हाउ बोल, क्लियर है, ठीक है। अब समझना बेटा, देखिए अभी प्योर वाटर है तो प्योर वाटर के ही मॉलिक्यूल, प्योर सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट लिक्विड है यहाँ, प्योर सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल वेपर मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ रहे हैं, वेपर प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। और मान लो बोला मैंने 100 वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर किसके इक्वल हो गया बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो समझना यहाँ बॉइलिंग तो स्टार्ट हो गई है, जो अभी तक मैंने थ्योरी समझा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। अब आपने ध्यान देना, अब आपने बेटा इस प्योर वाटर में, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, समझना बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट म्हणजे ऐसा सॉल्यूट जिसके मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में नहीं आते, ओके गाइस। मान लो बेटा आपने यहां 10% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए। पहले 100% प्योर वाटर था, प्योर सॉल्वेंट था, अब मैं इसको सॉल्यूशन बना रहा हूं, क्या डालकर बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालकर इसको क्या बना दिया मैंने, सॉल्यूशन बना दिया, ओके गाइस। लेकिन जो सॉल्यूट डाला हूं मैंने उसके मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में नहीं आने वाले, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, लाइक ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, साल्ट है, नमक है, कैल्शियम क्लोराइड है, कुछ भी यार, ठीक है। तो बेटा पहले प्योर वाटर था तो सरफेस पर केवल वाटर के मॉलिक्यूल थे और सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में आ रहे थे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो सरफेस के 100 वाटर मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में आ रहे हैं और 100 वेपर मॉलिक्यूल
का प्रेशर किसके इक्वल है बेटा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो क्या स्टार्ट हो गई बेटा? बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। ओके गाइस, ये प्योर वाटर की कहानी थी। लेकिन अब मैंने क्या डाला? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। आपको डायरेक्ट मुझे रूल्स नहीं लिखाना यार, मेरा बच्चा मेरे जैसे होना चाहिए। आपने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला बेटा, तो अब कितना परसेंट डाला? 10%। तो बेटा 10, अब सरफेस पर ध्यान देना, अब सरफेस पर 10% मॉलिक्यूल, पहले 100% वाटर के थे क्योंकि प्योर वाटर था। अब 10% आपने क्या डाल दिया बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब सरफेस पर 10 मॉलिक्यूल या 10% मॉलिक्यूल किसके आ जाएंगे बेटा? ध्यान देना, 10 मॉलिक्यूल या 10% मॉलिक्यूल किसके आ जाएंगे बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ जाएंगे। और जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ओके गाइस, समझ में आया कि नहीं बच्चे? अब ये बताओ, पहले 100, अब समझो बेटा, जब प्योर सॉल्वेंट था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सरफेस के 100 वाटर मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में आ रहे थे, और 100 वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर किसके इक्वल था बेटा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था। और क्या स्टार्ट हो गई थी? बॉइलिंग। लेकिन अब आपने क्या डाले? 10% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किए। तो अब सरफेस पर केवल प्योर वाटर की मॉलिक्यूल नहीं है, 10% किसके मॉलिक्यूल है? 10% किसके मॉलिक्यूल है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल है। तो अब सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल कितने बचे बेटा? 90 है। में क्योंकि इनने 10% जगह ले लिए, मैंने पहले ही लिखा दिया हूं कि जो इवेपोराइजेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है, पहले ही लिखवा दिया हूं मैंने, इसलिए लिखवाया था, होश में रहो। तो बेटा अब आपने 10% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया कुछ भी डाल दिए, ठीक है बेटा। तो अब 100 पे बॉइलिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी समझो, क्योंकि अब 10% मॉलिक्यूल किसके आ गए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ गए। तो अब सरफेस पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? बचेंगे 90, क्योंकि इन 10 ने उसकी जगह ले लिए, क्योंकि अब दोनों मिक्स है ना बेटा, पूरा मिक्स है, होमोजीनियस मिक्सचर है। यहां भी ना, यहां भी उसके नीचे भी 10-90 का रेशियो, तो सरफेस पे भी 10-90 का ही रेशियो होगा। होमोजीनियस सॉल्यूशन है बेटा, याद रखना, होमोजीनियस सॉल्यूशन, एक जैसा बिल्कुल हर जगह, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो बेटा यहां भी 10-90 का रेशियो है, तो सरफेस पे भी 10-90 का रेशियो होगा। अब सरफेस पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 90 है। तो फिर से एक बार पहले जा रहा हूं मैं, जब मैंने क्या नहीं डाला था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो बेटा पहले 100 पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 वेपर मॉलिक्यूल आ रहे थे, क्योंकि सरफेस पर वाटर के 100 थे। पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के 100 वेपर मॉलिक्यूल आ रहे थे। क्यों? क्योंकि सरफेस पर 100 थे। लेकिन जैसे आपने 10% क्या डाला बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो 10% मॉलिक्यूल इसके आ गए, तो सरफेस पर वाटर के कितने बचे? 90। तो पहले 100 पे 100 आ रहे थे, क्योंकि सरफेस पर वाटर के 100 थे। लेकिन अब 100 पे कितने आएंगे? 90 आएंगे भाई, 90 वेपर मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि 10% सरफेस पर किसके मॉलिक्यूल है? नॉन वोलेटाइल के, वो तो वेपर फॉर्म में आने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो इसका मतलब जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल किसके आ जाएंगे बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ जाएंगे। तो अब 100 पे जो 100 वेपर मॉलिक्यूल आ रहे थे वाटर के, क्योंकि सरफेस पर 100 थे, अब सरफेस पे 100 नहीं है, तो अब 100 पे कितने आएंगे? 90 वेपर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। मुझे वेपर प्रेशर क्या हो गया? वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो बॉइलिंग अब नहीं होगी, बॉइलिंग रुक जाएगी, बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगा। लेकिन आपको फिर से बॉइल करना है तो, लेकिन फिर से अगर नमक शक्कर आपने डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिए, लेकिन आप चाहते हो फिर से, तो फिर आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा अब 100 पे 100 वेपर मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने एक फार्मूला दे दिया हूं कि 100 वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर किसके इक्वल है बेटा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। लेकिन जब आपने 10% क्या डाले? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 10% क्या डाले? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 90 ही वेपर मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि वाटर के 90 है सरफेस पर, 10 तो इसने जगह ले लिया है। तो इसलिए बेटा जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में क्या डालोगे आप? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो क्या बना बेटा? सॉल्यूशन। तो उसका जो वेपर प्रेशर है,
किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में कम हो जाएगा, क्योंकि पहले प्योर सॉल्वेंट के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 वेपर मॉलिक्यूल आ रहे थे, और 100 वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा होगा कि 90 वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल। तो पहले 100 पे 100 आ रहे थे क्योंकि सरफेस पे 100 थे, अब 100 पे 90, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब 90 ही आएंगे। कब? जब 10% क्या डालोगे आप? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो 100 पर 90 वेपर मॉलिक्यूल आएंगे, और जैसे 90 वेपर मॉलिक्यूल आएंगे तो अब बॉइलिंग नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक फार्मूला दे दिया हूं क्या बेटा कि 100 वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर किसके इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, और जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। तो बेटा अब आपका जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो जो प्योर वाटर 100 पे बॉइल्ड हो रहा था अब वो 100 पे बॉइल्ड नहीं होगा, क्योंकि अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड के ऊपर 90 वेपर मॉलिक्यूल है। तो आपको फिर से बॉइलिंग करना ही है, लेकिन तो फिर आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। कब तक बढ़ाना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा अब लोअर लेयर के वाटर मॉलिक्यूल, लोअर लेयर के वाटर मॉलिक्यूल्स कहां आएंगे? वेपर फॉर्म में आएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर, लेकिन आपको अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद भी बॉइलिंग करना है तो फिर टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अब जो प्योर वाटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 वाटर वेपर मॉलिक्यूल आ रहे थे अब वो 100 पे नहीं आएंगे, 100 पे तो अब वो 90 आएंगे, लेकिन आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 लाना है तो टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना पड़ेगा, 105 करना पड़ेगा, 1110 करना पड़ेगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद आपका प्योर वाटर अब 100 पे बॉइल्ड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल्ड नहीं होगा, उससे अधिक पे बॉइल्ड होगा, क्योंकि अब 100 पे 90 वेपर मॉलिक्यूल आ रहे हैं बेटा, और आपको बॉइलिंग करने के लिए 100 वेपर मॉलिक्यूल चाहिए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से काम नहीं चलेगा, 100 से ऊपर टेम्परेचर आपको चाहिए, 100 से ज़्यादा। इसका मतलब जब भी आप क्या डालोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर मॉलिक्यूल और जितना डालोगे 5% डालोगे तो 100 पे 95 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। जितना ज़्यादा डालोगे क्या बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर उतना कम होगा, वेपर मॉलिक्यूल उतना कम होगा। और वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए या बॉइलिंग करने के लिए आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो दो चीज़ बेटा, यहाँ जो मैंने बहुत लेंदी लग रहा होगा आपको, दो चीज़ क्लियर हुई कि जब भी आप प्योर सॉल्वेंट में क्या डालेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेपर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस पर वेपर या लिक्विड मॉलिक्यूल कम हो गए, और उतना ही वेपर प्रेशर डेवलप करने के लिए, पहले जैसा लाने के लिए, उतने ही मॉलिक्यूल लाने के लिए आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बेटा ये थ्योरी समझ में आई आपको? अब मैं लिख रहा हूं क्या, अब समझना अच्छे से, मैं राउंड पढ़ा रहा हूं बेटा, अब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? अब समझो बेटा, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं इसका मोल फ्रैक्शन है XB। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बेटा इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? XB है। मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग कि सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के द्वारा दिया गया पार्टिसिपेशन क्या कहलाएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन। ओके गाइस, तो बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा? XB है। और जो प्योर वाटर है या प्योर सॉल्वेंट है इसका मोल फ्रैक्शन बेटा XA है। मीन्स इसके नंबर ऑफ मोल XA है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल होता है, फार्मूला देख लेना आप। तो बेटा प्योर वाटर का मोल फ्रैक्शन XA है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मोल XB है सॉल्यूशन बनने के बाद। ठीक है, ओके। अब ध्यान देना बेटा, और जब आपने क्या नहीं डाले थे बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब उस समय केवल क्या था बेटा? आपका प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है बेटा, वेपर प्रेशर P0A है या P0A आप बोल सकते हैं। P0 मीन्स P0, नॉट या जीरो तब लगाते हैं जब कोई स्टैंडर्ड हो, कोई फिक्स वैल्यू हो। तो बेटा प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर का तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है बेटा, याद रखना आपको, कांस्टेंट होता है। तो बेटा प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या है बेटा? P0A है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद जो क्या बना बेटा? सॉल्यूशन, उसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर आप
सॉल्यूशन। क्या डालने पर? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या डालने पर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर सॉल्यूशन बन गया। उसका PA है। ओके गाइस, PA। तो PA क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाले थे तब जो प्योर सॉल्वेंट था, प्योर वाटर था, उसका वेपर प्रेशर क्या है बेटा? P0A या P0A, ऐसा आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आ रहा हूं अब राउल्डा पर। ध्यान देना, राउल्डा लिखवा रहा हूं, ये चीज समझ में आ गई, इसको दिमाग में रखो, अभी राउल्डा क्लियर हो जाता है। चलिए चलिए बेटा, राउल्डा अब भी क्लियर कर रहे हैं हम लोग। समझना, ये बना के रखता हूं, अभी हो सकता है यहाँ थोड़ी देर और काम आए, बना के रख रहा हूं बेटा, ध्यान देना इधर। चलिए, ये अभी प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है। आज का पीरियड आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, मैं भी चाहता हूं आपको समझ में आए। ठीक है ना बेटा, क्योंकि मुझे सभी स्टूडेंट्स को देखना है। कुछ लोग जल्दी रिसीव कर लेते हैं, कुछ लोग दिमाग में लेट घंटी बजती है। तो बेटा मैं तो सभी का टीचर हूं, तो ध्यान देना बेटा। फॉर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, ध्यान, व्हेन इन, इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं अभी, व्हेन इन प्योर सॉल्वेंट, व्हेन इन प्योर सॉल्वेंट some amount of non-volatile solute, अभी जो समझाया हूं दिमाग में रखो। when in pure solvent some amount of non-volatile solute mixed, then क्या हुआ बेटा? जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे थे, देन वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि अब सरफेस पर कुछ किसके मॉलिक्यूल आ गए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। पहले तो प्योर सॉल्वेंट के थे सरफेस पर, तो पूरे के पूरे प्योर सॉल्वेंट के ही वेपर फॉर्म में आ रहे थे। अब आपने क्या डाल दी? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो सरफेस पर अब कुछ किसके मॉलिक्यूल आ गए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, जो वेपर फॉर्म में जाने वाले नहीं है। तो मिक्स्ड, देन वेपर प्रेशर, जैसे बेटा आपने क्या डाले? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले, तो क्या बन गया? तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट। अब भी समझाया हूं, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो क्या बन गया बेटा? सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। ओके, अगर आपको उतने ही वेपर प्रेशर को मेंटेन करना है तो फिर टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। कंपेयर देन डिक्रीजेस फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उतना ही वेपर मॉलिक्यूल मेंटेन करना है। अभी ऐसे समझाया था मैंने, 100 पे 100 थे, अब 100 पे 90 है। 100 पे 100 थे तो 100 वेपर मॉलिक्यूल आ रहे थे, अब 100 पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब 90 वेपर मॉलिक्यूल ही आएंगे। लेकिन आपको 100 वेपर मॉलिक्यूल लाना है तो टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से काम नहीं चलेगा, अब टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, कंपेयर देन प्योर सॉल्वेंट। किसका? सॉल्यूशन का। ये बेटा ये जो लिखा है ये राउल्डा नहीं है, अभी राउल्डा तो अभी बताऊंगा। ये थ्योरी पहले याद रख लो कि जब भी आप क्या बेटा प्योर सॉल्वेंट में क्या डालेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो क्या बन गया बेटा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, बताया था। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 वेपर मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, अब 90 आएंगे। ओके, वेपर मॉलिक्यूल कम हुए, वेपर प्रेशर कम हुआ। ओके गाइस, अब उतना ही वेपर प्रेशर लाने के लिए आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो दो बातें याद रखेंगे हमेशा के लिए, भूलना नहीं बेटा, कि जब भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो बने हुए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में बढ़ जाएगा। मीन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा।
ओके गाइस, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उतने ही वेपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए। ओके गाइस, तो बेटा ये तो एक आपका इंट्रोडक्शन है, हमेशा याद रखना, बहुत ही काम की चीज। अब मैं लिख रहा हूं बेटा राउल्ट लॉ, ये वाला, ये पहले कंडीशन लिख लो, अब राउल्ट लॉ हम लोग काउंट कर रहे हैं, करें? ठीक है, तो फिर से है बेटा आप, चलो अभी प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है बच्चे, 100% प्योर सॉल्वेंट है, सरफेस पर प्योर सॉल्वेंट है अभी। अब इसमें क्या डाला बेटा मैंने? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या डाला बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान देना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। कितना डाल दिया बेटा? 10%। चलो अब इसको नहीं डाला हूं, इसको अभी डिजोल्व नहीं किया हूं, इसको डिजोल्व नहीं किया हूं तो क्या स्टोरी है? एक बार और कर रहा हूं बच्चे, क्या स्टोरी है कि प्योर सॉल्वेंट अभी के 100% मॉलिक्यूल है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सरफेस के 100% वाटर मॉलिक्यूल यहाँ वेपर फॉर्म में आ रहे हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 वेपर मॉलिक्यूल यहाँ वेपर फॉर्म में आ रहे हैं। आपने अब क्या डाला बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कितना डाला बेटा? 10%। तो अब 10% मॉलिक्यूल सरफेस पर किसके आ जाएंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर। तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ 90 मॉलिक्यूल आएंगे, किसके बेटा? प्योर सॉल्वेंट के, क्योंकि पहले 100 थे तो 100 आ रहे थे, अब 90 है सरफेस पर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब 90 ही आएंगे। ओके, अगर मैं 20% डाल दूं तो अब ये 80 रहेगा, तो अब 100 पर 80 ही आएंगे। नॉन वोलेटाइल, ध्यान देना, अब भी आ रहा राहुल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद भी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद भी जो वेपर फॉर्म में जो वेपर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट के आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं बेटा? प्योर सॉल्वेंट के आ रहे हैं, लेकिन पहले से कम आ रहे हैं। ये कम कर रहा है बस, लेकिन इसके डालने के बाद ये 20% डालेंगे तो इसके 80 वेपर मॉलिक्यूल आएंगे, ये 30% डालेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसके 70 वेपर मॉलिक्यूल आएंगे, ये 40% डालोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसके 60 वेपर मॉलिक्यूल आएंगे। 40 ने वहां जगह ले लिए। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, तो क्या बोलता है राउल्ट लॉ? राउल्ट लॉ लिख रहा हूं, आप ध्यान देना, ठीक, समझना। वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन, नहीं बेटा ऐसे स्टार्ट मत करो, व्हेन इन प्योर सॉल्वेंट, ये बेटा रूल आ रहा है, राउल्ट लॉ लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट कर दो, ये लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में, ये लिखना है, व्हेन इन प्योर सॉल्वेंट some amount of non-volatile solute dissolve non-volatile solute dissolve, then the vapor pressure जो समझाएं उसके अकॉर्डिंग, देन द वेपर प्रेशर, ये रूल है बेटा, ये रूल है, यहां से स्टार्ट करना है राउल्ट लॉ। उसके पहले जो इंट्रोडक्शन थोड़ी तो जरूर याद रखना। तो लिखिए बेटा, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले बेटा तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन proportional to the mole fraction of solvent। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए पहले देखो, ये समझो बेटा, सॉल्वेंट के पहले 100 मॉलिक्यूल थे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 वेपर मॉलिक्यूल आ रहे थे। अब आपने 10% क्या डाल दिया? मान लो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो अब जो वेपर मॉलिक्यूल आएंगे वो 90 आएंगे, मतलब किसके आ रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट के आ रहे हैं, क्योंकि सरफेस पर अब ये 90 है। तो सीधे सीधे बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मींस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करते हैं जो सरफेस पर होते हैं, और जो पूरे सॉल्यूशन में होगा वही रेशियो सरफेस पे होगा, इस बात को याद रखना।
मीन्स बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद भी जो वेपर मॉलिक्यूल आ रही है वो किसकी आ रही है, वो किसके कारण आ रही है, प्योर सॉल्वेंट के कारण। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अगर आपने 10% क्या डाला बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो सरफेस पर आप 10% क्या है बेटा, XB है। XB क्या है, XB मीन्स NB अपॉन Na प्लस NB। ध्यान देना, NB क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो XB सीधे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है। और अगर आपने 10% डाले तो XB की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10% फॉर एग्जांपल। और अब प्योर सॉल्वेंट जो XA है बेटा क्या, प्योर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन वो कितने हैं बेटा, 90। तो ये बोलता है भाई कि जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा वो मेरे मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। कौन बोलता है, सॉल्वेंट। बोले मैं 100 रहूंगा तो 100 के रेशियो में वेपर मॉलिक्यूल फॉर्म में आऊंगा। अगर आपने 10% क्या डाले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मैं अब 90 के रेशियो में वेपर मॉलिक्यूल फॉर्म में आऊंगा। अगर आपने 20% क्या डाले XB, लेकिन मैं अब कितना हूं सरफेस पर, 80, तो मैं 80 वेपर मॉलिक्यूल के रेशियो में आऊंगा। नहीं आया बेटा समझ में, तो सीधे बोलता है देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बोले इस मिक्सचर में जितने ज्यादा मोल या नंबर ऑफ मोल किसके रहेंगे बेटा, सॉल्वेंट के, वो ही वेपर फॉर्म में आएंगे। और इसका काम तो क्या है, वेपर प्रेशर को कम करना। लेकिन इसके डालने के बाद भी जो वेपर मॉलिक्यूल या वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है वो किसके मॉलिक्यूल के कारण हो रहा है, सॉल्वेंट। सरफेस पर सॉल्वेंट के 100 थे तो 100 आ रहे थे, ये डालने पर अब 90 है तो 90 आ रहेंगे, इसको 20 कर दोगे तो अब ये 80 आएंगे। बोले मेरे नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल रहेगा, मैं जितना रहूंगा उतना ही वेपर मॉलिक्यूल डेवलप होगा। सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन पहले से कम हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये है बेटा क्या आपका, क्या है बेटा ये, राउल्डा। चलो लिख डालो, इसको अच्छे से लिख डालो, समझ गए, लिख डालो। यह है बेटा राउल्डा, नहीं मिटा रहा हूं, टेंशन मत लो। यह है बेटा एक्चुअल राउल्डा, राउल्ट्स लॉ। किसके लिए बेटा, जब लिक्विड में आप सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, राउल्डा। किसके लिए, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन के लिए। यह है बेटा व्हेन इन प्योर सॉल्वेंट सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बन गया, प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बोले मैं 100 था तो 100 आ रहा था, अब मैं 90 हूं, तेरे 10% डालने के बाद सरफेस पर मैं 90 हूं, तो मैं अब 90 वेपर मॉलिक्यूल लेके आऊंगा। तू अगर 20% डाल रहे हो नॉन वोलेटाइल, तो अब मैं सरफेस पर 80 हूं, तो मैं 80 के फॉर्म में सीधे से मेरी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस पर मेरी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा, क्या, वेपर मॉलिक्यूल। हाँ, लेकिन पहले से कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब बेटा इसको मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। ये तो क्या लिख दिया बेटा हमने, राउल्डा। अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखो, समझो, ये लिख डाले आपने राउल्डा। अब बेटा इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन ध्यान देना इधर। सपोज इन सॉल्यूशन, बेटा इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहे हैं। सपोज इन सॉल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज XA। मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट मीन्स प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, जो सॉल्यूशन में होंगे वही सरफेस पर होंगे, वही रेशियो इस XA एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज XB। है थोड़ा सा बेटा, लेकिन इसको इतना समझाया क्योंकि पूरे चैप्टर में यही मेरी समझ काम आएगी आपको। अब आगे नहीं समझाऊंगा, आगे तो सीधे थ्योरी क्लियर हो जाएगी आपकी, XB, ठीक है। अब बेटा क्या बोल रहा है देखो, ये राउल्डा है, देखो ये राउल्डा, फर्स्ट राउल्डा, ठीक है। तो क्या बोलता है बेटा, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां लिख जाओ बेटा, ये हो गया आपने कंडीशन। अब आगे लिखे, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज PA। ओके बेटा,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा, पी ए से इंडिकेट कर रहा हूं मैं, पी ए प्रेशर ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पी ए, ओके। एंड द वेपर प्रेशर, ध्यान दे बच्चे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट जब हमने सॉल्यूट नहीं डाले थे, प्योर सॉल्वेंट इज P0A। P0A क्या है बेटा, ये पूरी कंडीशन लिखना पड़ेगा, ये राहुल ला लिखा है आपने, ये पूरी कंडीशन लिखना पड़ेगा, तब जाके इसका इक्वेशन डेराइव करेंगे हम लोग इस डेफिनेशन के आधार पर, इस डेफिनेशन के बेस पर, ठीक है बेटा। तो ध्यान दो अच्छे से, ये पूरी कंडीशन लिख लिए सपोज से, ठीक है, पूरी कंडीशन लिख लो, ठीक। अब जो थ्योरी समझाया हूं और ये डेफिनेशन लिखा हूं, तो क्या बोलता है बेटा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा, पीए, तो पीए ना, देयरफॉर फ्रॉम, इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम राउल्ट लॉ, देयरफॉर फ्रॉम राउल्ट लॉ क्या बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीए प्रोपोर्शनल टू क्या, अरे सॉल्यूशन बनने के बाद भी जो वेपर मॉलिक्यूल आएंगे वो किसके रेशियो में आएंगे, प्योर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल या मोल फ्रैक्शन के रेशियो में आएंगे, जो सरफेस पर होंगे, जो सॉल्यूशन में होंगे। तो पीए प्रोपोर्शनल टू एक्सए, एक्सए क्या है बेटा, व्हाट इज द एक्सए, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पीए प्रोपोर्शनल टू एक्सए, प्रोपोर्शनल साइन हटाना है बेटा, तो पीए इज इक्वल टू P0, पीए इज इक्वल टू P0A इंटू एक्सए। ये P0A क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसे प्योर वाटर मान लो, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है बेटा, P0A लिखो या P0, ये जो जीरो टर्म है, ये नॉट टर्म है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, वो कांस्टेंट होता है। उस देखो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, वेपर प्रेशर कांस्टेंट है, और उसमें डेविएशन या वेरिएशन कौन लेके आता है बेटा, जब उसमें क्या डालते हो आप, कोई फॉरेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो प्योर वाटर का या प्योर सॉल्वेंट का तो हर कैरेक्टर कांस्टेंट है, उसमें लफड़ा कौन लाता है, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के उसमें सॉल्यूशन बना देते हो, ठीक है ना, तो आप पूरा कैरेक्टर ही बेटा डिफर हो जाता है। तो क्या बोलता है ये P0 क्या है बेटा, यहाँ कांस्टेंट है, किसका, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो ये है बेटा राउल्ट लॉ फर्स्ट का फार्मूला, राउल्ट लॉ फर्स्ट का फार्मूला, पीए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पीए इज इक्वल टू P0 इंटू एक्स ए, पीए एक्स ए ये सब क्या है, ठीक है। अभी एक्स बी का मैं कहीं यूज नहीं किया हूं, तो एक्स बी तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्स बी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेपर प्रेशर को कम करने के लिए। जितना ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो एक्स बी बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर डाउन होगा। डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्स बी। लेकिन उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद भी जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, प्योर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स या प्योर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है, जो सरफेस पे प्रेजेंट है। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर इतना ही बेटा, कल हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे इसमें, अभी आगे और चलेंगे, ठीक है, ओके।